हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, सो फाइनली स्वागत है आज की जो वीडियो है। और इस वीडियो में फाइनली आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का कंटेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो याद रहे, मॉडल क्वेश्चन पेपर ये सेट नंबर 1 है। अभी इंस्टीट्यूट ने सेट 2 रिलीज नहीं किया, सेट 1 के सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस पेपर के बारे में ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जैसे कि सिलेबस 2022 मैंने देखा ओवरऑल, उस सिलेबस 2022 में जो पहला पेपर था जून 2023 में जो हुआ था, वो पेपर भी कोई बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। जनरली बच्चों के 60-70 प्लस आने चाहिए। और अगर मैं अब इस पेपर की बात करूं जो कि दिसंबर 2023 का मॉक है, मॉक मतलब एक मॉक टेस्ट पेपर की तरह मॉडल क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया कि किस तरीके से आपका पेपर बनेगा। तो आओ जरा देखते हैं। तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज के साथ। मैंने पीडीएफ इसका बना लिया है, इसका आंसर का ये रहा आपके सामने, ठीक है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप लोग प्लीज लिंक पे क्लिक करेंगे और उस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है जी। आओ एवरीवन, तो 2023 का ये पेपर जिसके अंदर 100 नंबर का ये पेपर जिसके अंदर 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज में पहला क्वेश्चन, सूरज हैज लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 2.5 लाख रुपए फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, ठीक है। अंडर द हेड सैलरी इनकम उसकी 4 लाख रुपए दी हुई है। व्हाट इज द टोटल इनकम? अरे भाई, हमें पता है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो मैक्सिमम कितना सेट ऑफ किया जा सकता है दूसरे हेड के साथ, 2 लाख। तो आप लोग 2 लाख एडजस्ट करोगे, बाकी 50,000 क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड। और 2 लाख रुपए सैलरी के साथ एडजस्ट कर पाओगे तो मैक्सिमम कितनी इनकम आएगी? 4 में से 2 गए तो 2 बचे, तो आंसर क्या रहेगा इसका? 2 लाख रुपए। कोई डाउट? ये देखो, मैंने अपना आंसर इस तरीके से बना दिया है, ठीक है। आप लोगों के पास मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। फिर इसके बाद और मैंने पूरा सॉल्व भी किया साइमल्टेनियसली, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से इसको करना है। सेकेंड, विमल हैज एक्वायर्ड अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर हिज फैक्ट्री फॉर 2 लाख रुपीज ऑन 31 December 2022. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24? तो कितना डेप्रिसिएशन होगा भाई? देखो, क्वेश्चन ने एक हिंट तो दे दिया कि ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री है मतलब मैन्युफैक्चरिंग होगी। मैन्युफैक्चरिंग है तो एडिशनल डेप भी तो लगेगा। आप सिर्फ नॉर्मल डेप तो नहीं लगा रहे थे कहीं। तो 2 लाख रुपए के ऊपर 10%, पहले 2 लाख के ऊपर 15% के हिसाब से नॉर्मल रेट लगता है ना। बट क्योंकि इसका पुट टू यूज भी लेस देन 180 डेज है, ध्यान से देखो, दिसंबर 2022, इस वजह से इस पर हाफ रेट लगेगा। तो हाफ रेट हुआ तो क्या हुआ? 2 लाख के ऊपर 7.5%, तो कितना बना? 15,000। ये देखो, ये मैंने सॉल्व किया है। 2 लाख का 15% होता है वैसे तो फुल रेट, बट 7.5 तो कितना आएगा? 15,000 वो। और क्योंकि ये फैक्ट्री है तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एज्यूम करके चलेंगे, तो ऑब्वियसली 2 लाख का 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी हाफ रेट लगेगा, 20,000। टोटल हो गया 35,000। तो 2 का आंसर होगा ए। 2 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, अमन एज 54 years हैज इंकर्ड 1,50,000 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ हिज डिपेंडेंट ब्रदर। भाई के लिए ट्रीटमेंट करा रहा है। सेक्शन 80 बी पढ़ा था हम लोगों ने इसमें। और अगर आपको याद हो, डिजीज की ट्रीटमेंट कराने के लिए अगर आप कोई खर्चा करते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाती है। आप जिसकी ट्रीटमेंट करा रहे हो अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए तक डिडक्शन मिल सकती है, और अदरवाइज कितनी मिलती है? 40,000। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर रीइंबर्समेंट इंप्लॉयर ने 80,000 तो इंप्लॉयर ने वापस ही कर दिए। तो भाई 1.5 लाख रुपए का खर्चा है, जिसमें से 80,000 रुपए इंप्लॉयर ने वापस कर दिए, तो खर्चा हुआ कितना आपकी जेब से? 70,000। और 70,000 को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसकी एज, ध्यान से देखो, एज 62 है, तो आप कंपेयर करोगे 1 लाख के साथ, विच एवर इज लेस, तो आप 70,000 रुपए तक की रिडक्शन क्लेम कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये तो हो गया थर्ड का, बी। तो थर्ड का आंसर होगा बी। इज दैट क्लियर? फोर्थ पे आते हैं। अश्विन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन 20 September 2022. ही हैज नेवर विजिटेड फॉरेन कंट्री बिफोर लिविंग. इससे पहले कभी वो इंडिया छोड़ के गया नहीं है। व्हाट इज हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 23-24? देखो, प्रीवियस ईयर में अगर मैं चेक करूं तो 1 अप्रैल से लेकर 20 September, तो उसके स्टे बनता है 173 डेज। कितना बनता है? 173 डेज। और यही वो रीजन है 173 है, क्योंकि वो इंडिया जा रहा है इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए। ध्यान से देखो, तो इंप्लॉयमेंट पर्पस के लिए कोई जाता है तो उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, 182 वाली, हाँ या ना।
तो 182 वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही, दैट इज वाई इसका आंसर क्या होगा, ए, नॉन रेजिडेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? एक्सेप्शनल केस में आ जाता ना, एम्प्लॉयमेंट पर्पस और इंडियन पर्सन, इंडियन ऑरिजिन जो इंडिया में आ रहा हो ना विजिट, इंडियन सिटीजन हु गोज आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, या फिर क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, है कि नहीं? आओ आगे। रोहित earns a monthly salary of 1,75,000. What is his tax liability if he has opted for section 115 BAC? अगर वो ऑप्ट करता तो मुझे बताओ, क्या ये मंथली सैलरी है? क्या इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला होगा? नहीं मिला होगा, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करना चाहिए। बट क्योंकि ये 115 BAC ऑप्ट कर रहा है, इस वजह से इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं होगा। तो कितना अमाउंट था? 1,75,000 इंटू 12, ये बनते हैं 21 लाख रुपए, और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी नहीं। तो आप लोग इसको न्यू रिजीम के हिसाब से करेंगे, और वो न्यू रिजीम क्या कहता है, पहले 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 2.5 लाख पे 10, अगले 2.5 लाख पे 15, 2.5 लाख पे 20, फिर 2.5 लाख पे 25, और फिर बैलेंस पे 30। ठीक है, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, जो बजट 2023 में न्यू रिजीम है वो वाला नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये बजट 2022 वाला रिजीम लग रहा है इस एग्जाम के अंदर। अब बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए? 367,400 इस तरीके से करेंगे तो सेस 4%, टैक्स लायबिलिटी 382, 200। कोई डाउट? अब जरा 6th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पल्लवी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹12 लाख। व्हाट इज हर एग्रीकल्चर इनकम? मुझे एक बात बताओ, टी मैन्युफैक्चरिंग, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? 60-40 करते हैं, 60% एग्रीकल्चर इनकम होती है। तो पहला पार्ट 6th क्वेश्चन का ए पार्ट विल बी द आंसर। कोई डाउट? 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट? इनमें से कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है? ऐसा कैपिटल एसेट जो एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया में होता है वो कैपिटल एसेट नहीं होता, याद है? सो रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चर लैंड होता है वो कैपिटल एसेट नहीं होता। ओके, नाउ चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर टोटली एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी? तो भाई सर्विसेज एग्जेम्पशंस का टॉपिक है ये, जिसमें आपको 4 सर्विसेज बताई हैं। देखो इनमें से, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल ही ये क्वेश्चन ही गलत है। इस क्वेश्चन के अंदर इनको इंफॉर्मेशन पूरी देनी चाहिए थी, क्योंकि गवर्नमेंट वाली सर्विस भी एग्जेम्प्ट होती है कुछ केसेस में, जीटीए वाली सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट होती हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी तो चलो हम लोग कह सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी वाली सर्विसेज नहीं होंगी, बट रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वो एग्जेम्प्ट होता ही है। अगर मैं इनमें से बेस्ट ऑप्शन चुनूंगा तो रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ही चुनूंगा, क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट की ज्यादातर सर्विसेज, जो भी चैरिटेबल एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते हैं, वो एग्जेम्प्ट होती है। इनके गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी में कुछ सर्विसेज टैक्सेबल भी होती हैं। जीटीए के अंदर बात करें तो सर्विसेज टैक्सेबल भी होती है। ठीक है, रिवर्स चार्ज है, फॉरवर्ड चार्ज भी हो सकता है, ऑप्शन लिया जा सकता है ना। आगे आ जाओ, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? 8th का ए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, रजिस्टर्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। 9th, इनडायरेक्ट टैक्स इज कंसिडर्ड एज रिग्रेसिव। कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन आ गया। जीटीए तो रिग्रेसिव का मतलब सब कुछ समझ में आता है। प्रोग्रेसिव मतलब जितनी इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स बढ़ता जाएगा। रिग्रेसिव मतलब इनकम बढ़े या ना बढ़े, टैक्स विल रिमेन सेम। GTA services who has not paid central tax at the rate of 6%, मतलब GTA जो 6% टैक्स नहीं पे करता, उसका क्या पे करना होता है? रिवर्स चार्ज, हाँ या ना? तो उसको रिवर्स चार्ज पे करना पड़ता है। तो आंसर इज 10th का बी, रिवर्स चार्ज। इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स, अगर फ्री सैंपल्स अगर हम लोग देते हैं तो क्या आईटीसी ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे केस में आईटीसी नहीं ले सकते, तो बी विल बी द आंसर। 11th का बी, सप्लायर कैन नॉट क्लेम आईटीसी। नेक्स्ट, what is the threshold limit in case of person special category, in the case of persons of special category states to take the fresh registration in the composition scheme? कॉम्पोजिशन स्कीम में दोस्तों अगर आपको याद हो, स्पेशल कैटेगरी के लिए, उनके लिए 75 लाख की लिमिट होती है। एक नॉर्मल होती है 1.5 करोड़ रुपए की, और स्पेशल कैटेगरी उसमें 75 लाख, है ना? तो 75 लाख विल बी द आंसर। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। विशाल, अ प्रैक्टिसिंग सीएम में purchase 3 laptops and 25,000 is paid in as GST for each laptop in his firm's name. 3 लैपटॉप एक परचेज किए हैं जिसमें 25-25 हजार रुपए तीनों का जीएसटी अलग से दिया है। 2 लैपटॉप यूटिलाइज इन ऑफिस, 2 लैपटॉप तो ऑफिस में यूज हो गए, 1 लैपटॉप उसने गिफ्ट कर दिया अपनी सिस्टर को, तो क्या उसका आईटीसी मिलेगा? नहीं। तो आईटीसी कितने का मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 50,000 का मिलेगा। तो आंसर इज बी। तो 25,000 इंटू 3 75 होता है ना, बट जिसमें से 25,000 का जो आईटीसी है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपने पर्सनल यूज के लिए कर लिया। और आपको तो जानते ही आईटीसी की कंडीशंस होती हैं कि बिजनेस के लिए ही यूज करना है कि नहीं? तो यहां पे आंसर क्या होगा? बी, 13th का।
पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। फॉर डिटरमाइनिंग द असेसेबल वैल्यू ऑफ कस्टम ड्यूटी एयर फ्रेट इज टू बी टेकन एज, क्या एयर फ्रेट होता है? मैक्सिमम कितना लिया जा सकता है? 20% ऑफ एफओबी, बट एयर फ्रेट एक्चुअल भी तो फ्रेट हो सकता है, तो एक्चुअल फ्रेट या 20% ऑफ एफओबी, विच एवर इज लोअर, उन दोनों में से जो सबसे कम अमाउंट होगा वो वाला अमाउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारी असेसेबल वैल्यू में ऐड हो जाएगा फ्रेट के नाम से, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी कैन बी इंपोज टू द एक्सटेंट ऑफ मार्जिन ऑफ डंपिंग और मार्जिन ऑफ इंजरी, विच एवर इज लोअर। क्या मेरी बात समझे? तो 14th का है बी और 15th का है सी, मार्जिन ऑफ डंपिंग और मार्जिन ऑफ इंजरी, विच एवर इज लेस। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करें तो जोशी डिस्क्लोजेस इनकम अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड्स, क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड्स। बेटा देखो 1/6 रिसीव इन इंडिया है, तो जो इंडिया में है रिसीव वो तो तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा, और जो 5/6 है वो इंडिया में रिसीव नहीं हुआ, तो वो सिर्फ किसको टैक्सेबल होगा? आरओआर, क्योंकि एक्रूराइज का है बाहर, रिसीव भी बाहर, कंट्रोल भी बाहर, सब कुछ बाहर है, तो सिर्फ आरओआर को टैक्सेबल होगा। तो 5/6 यानी 25,000 रुपए सिर्फ आरओआर को टैक्सेबल होगा। सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव इन ऑस्ट्रेलिया, हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में है तो एक्रूराइज इंडिया है, एक्रूराइज इंडिया है तो तीनों को क्या होना चाहिए? टैक्सेबल, तो तीनों को टैक्सेबल, ठीक है। आगे आ जाओ, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अमेरिका बट रिसीव इन इंडिया, रिसीव इंडिया में है तो तीनों को क्या होना चाहिए? टैक्सेबल, तो ये तीनों को टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो एक्रूराइज कहां हुआ? बाहर, रिसीव कहां हुआ? बाहर, कंट्रोल इंडिया से हुआ, तो सिर्फ आरओआर और एनओआर को टैक्सेबल होगा। यानी याद है आपको 5 सिचुएशंस पढ़ते थे इसके अंदर, तो तीसरी सिचुएशन जहां पे एक्रूराइज भी बाहर है, रिसीव भी बाहर है, तो कंट्रोल इंडिया में है तो आरओआर और एनओआर को टैक्सेबल होगा। तो ये जो हमारा 4th पार्ट है इसके अंदर वो आरओआर और एनओआर को टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सिंगापुर बट कंट्रोल फ्रॉम श्रीलंका, तो एक्रूराइज कहां हुआ? बाहर, रिसीव भी कहां हुआ? बाहर, कंट्रोल भी कहां है? बाहर, सब कुछ बाहर है, तो सिर्फ आरओआर को टैक्सेबल होगा। इज दैट क्लियर? ये हमारी टोटल इनकम आ जाएगी, ठीक है। आगे आ जाओ, 2 का बी, Vimla employed as a technical consultant in Chehel Limited, Cochin, furnishes the following particulars relating to financial year 22-23. बेसिक पे दिया हुआ है आपको 1,20,000 पर मंथ, तो क्या करेंगे? सीधा सीधा टैक्सेबल कर देंगे, और क्या करेंगे? इंटू 12, ठीक है। एनुअल कमीशन दी हुई है साल की 6 लाख, टैक्सेबल कर देंगे। बोनस दिया है 2 लाख, टैक्सेबल कर देंगे। कैश गिफ्ट दिया है 1.5 लाख। अब ये देखो कैश गिफ्ट है, कैश गिफ्ट में कोई एग्जेम्पशन नहीं होती, होती है एग्जेम्पशन, बट वो तब होती है जब गिफ्ट किस में हो? काइंड में हो, तब फेयर मार्केट वैल्यू अगर 5,000 से ज्यादा होगा तो वो ज्यादा वाला अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है ना। बट 5,000 वाला यहां कोई एग्जेम्पशन मत लेना, ये फुली टैक्सेबल होगी। आगे आ जाओ, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है? 15% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी का 15% निकाल लेते हैं। बेसिक सैलरी का 15% निकाला, कितना है? 2,16,000। फिर एग्जेम्पशन देंगे, एग्जेम्पशन देंगे 12% ऑफ सैलरी। हमें पता है सैलरी, ये वाली सैलरी कौन सी होती है? ये वाली होती है सर बेसिक पे, डीए, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन कौन से वाला? टर्नओवर वाला। इसके लिए हमें सैलरी निकालनी होगी। बेसिक पे तो पता है, डीए दिया नहीं हुआ। कमीशन के बारे में, ये एनुअल कमीशन दिया, देखो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर होता तो लिखा होता परसेंटेज, ये एनुअल टर्नओवर मतलब ये फिक्स कमीशन होगी। इज दैट क्लियर? और ऐसे केस में हमारी सैलरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही रह जाएगा, तो बेसिक का ही हम लोग 12% की एग्जेम्पशन ले लेते हैं, तो ये 12% आ रहा है, ये टैक्सेबल आ रहा है। फिर फाइनली रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एंड रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, कितना? 30,000। तो ये हायर्ड बाय एम्प्लॉयर का केस है, रेंट फ्री अकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। क्या करते हैं? 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस, विच एवर इज लेस इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। तो ये 15% ऑफ सैलरी। सैलरी कैसे निकालेंगे? सैलरी की डेफिनेशन में याद है क्या क्या आता है? बेसिक पे, डीए, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन ऑल टाइप्स, बोनस ओनली करंट ईयर, ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस, है ना। सो बेसिक पे दिया हुआ था, डीए दिया नहीं है, कमीशन का ऑल टाइप्स लेने तो आएगा, बोनस करंट ईयर का ये आएगा, तो टोटल कितना आ गया? 22,40,000। और इसका 15% होता है 3,36,000, जिसको हम कंपेयर करेंगे 3,60,000, विच एवर इज लेस, ये आएगा 3,36,000। तो 3,36,000 आएगा मेरा रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो मेरी ये पूरी की पूरी आ जाएगी टोटल करके 27,69,200। टोटलिंग में मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैंने बस जस्ट अभी अभी खत्म किया था ये पेपर, तो आप लोगों के साथ ही साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो प्लीज इसको एक बारी आप लोग क्या करोगे, एक बार चेक जरूर कर लेना, टोटलिंग में मिस्टेक हो सकती है कुछ। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, बोलो हाँ या ना। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। He has not opted for 115 BSc, ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, माइनस कर दिया, सैलरी इनकम आ गई 27,19,200, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है भाई साहब, 7 नंबर फ्री के हैं, मैं तो कह रहा हूं
ये देखो 7 नंबर फ्री के हैं, ये 7 नंबर भी फ्री के हैं, 14 नंबर इंस्टीट्यूट कह रहा है लो। पाटिल ओन्स 2 हाउसेस प्रॉपर्टी इन मुंबई, 2 घर हैं, दोनों प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी रेंट पे है। चेक करो वो कैसे पता चला, क्योंकि एक प्रॉपर्टी के आगे ना सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेजिडेंस लिखा है, एनुअल रेंट के आगे एनए लिखा है, और दूसरी तरफ एनुअल रेंट के आगे 9 लाख रुपए लिखा है। इसका मतलब है हाउस 1 लेट आउट है, हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो करते हैं फिर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 3 का ए पार्ट। अब हाउस 1 सेल लेट आउट है, हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जीएवी निकालेंगे। जीएवी कैसे निकालते हैं, ये नीचे दिया है मैंने, देखो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, ले लिया हायर। फिर हायर वैल्यू को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के, विच एवर इज लेस, ले लिया विच एवर इज लेस। फिर विच एवर इज लेस जो आया उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ, जो कि है 9 लाख। क्या कुछ एक्चुअल रेंट रिसीव में से, मतलब अगर साल भर का रेंट ये है, हो सकता है कुछ रेंट ना भी मिला हो, क्योंकि हमें चाहिए होता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो लिखा हुआ है अनरियलाइज्ड रेंट है 75 का, तो ये माइनस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बट नो स्टेप्स आर बीन टेकन टू मेक द डिफॉल्टिंग टेनेंट वेकेट द प्रॉपर्टी, क्योंकि क्वेश्चन ने ये लाइन ऐड कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये 75,000 माइनस नहीं किया जाएगा, मतलब 9 लाख ही रहेगा। सो हायर ऑफ द 2 9 लाख रुपए, तो इस वजह से यहां पर मेरा 9 लाख रुपए आएगा जीएवी। क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्सेस पेड दिया हुआ है 75,000, जिसमें ये एक्रू है, क्योंकि ना नीचे लिखा हुआ है हाफ ऑफ द टैक्स हैज नॉट बीन पेड येट। इसका मतलब है 75,000 में से आधा पे किया, आधा नहीं किया, तो आधा जो पे किया उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ये आ गया 862,500 माइनस करने के बाद। फिर इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है, 8 लाख का, सॉरी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है, जो जीएवी होगा, एनुअल वैल्यू होगा उसका 30%, तो ये 30% हमने इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। और इसमें से माइनस करेंगे एनुअल वैल्यू, इस वाले में से 24A का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करेंगे। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है ही हैज ऑप्टेड फॉर 115 BAC। अब ये 115 BAC ऑप्ट कर रहा है, तो ऑप्ट के हिसाब से बताना है हमें, क्या मेरी बात समझे, ऑप्ट के हिसाब से बताना है। अगर वो ऑप्ट कर रहा है तो आपको याद होगा सेक्शन 24B की स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं, सेक्शन 24B की डिडक्शन नहीं मिलती, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन नहीं मिलती 115 BAC में, तो हमें ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये मिल जाएगी 30%। तो ये माइनस करके हमारा ये इनकम यहां आ गई। सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट प्रॉपर्टी में, सेल्फ ऑक्यूपाइड में 0 रहेगी। ये गलती से बेटा इसको ठीक कर देना, यहां पर आएगा 6,03,750, इसको ठीक कर देना प्लीज, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया, आगे आ जाओ। मैंने इसके बारे में नोट भी लिखा है, सिंस मिस्टर पाटिल हैज ऑप्टेड फॉर 115 BAC, देयरफॉर नो इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B शैल बी अलाउड, नहीं मिलेगी डिडक्शन, ठीक है। ठीक है, बी देखें, श्वेता इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग हाउस होल्ड अप्लायंसेस, P&L अकाउंट दिया हुआ है जिसका नेट प्रॉफिट दिया 3,64,000 आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग्स। PGBP का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बट बहुत ही आसान है। देखो क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट दिया 364, स्टेशनरी बिल वॉज पेड इन कैश। अगर आपको याद होगा कि 10,000 से ज्यादा कैश तो मतलब ही नहीं बनता, तो 10,000 से ज्यादा दे रखा है, क्या पूरा डिसअलाउ कर दूं या 10,000 से ऊपर वाला डिसअलाउ कर दूं? पूरा डिसअलाउ होगा, 100% डिसअलाउंस। तो बताओ यहां पर पूरा का पूरा डिसअलाउ कर देंगे तो ऐड कर देंगे कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर। अरे कोई दिक्कत थोड़ी ना, स्टाफ वेलफेयर के लिए खर्चा करना इज गुड, तो भैया इसमें डिडक्शन मिल जाएगी, कुछ नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स की पे करने पर डिडक्शन मिलती है, सिर्फ और सिर्फ पे करने पर। आपने पे नहीं किया डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो ये एड बैक करना पड़ेगा। फिर आपके पास दिया है एम्बेजलमेंट ऑफ कैश बाय कैशियर। देखो हम ये मान के चलेंगे कि एम्बेजलमेंट ऑफ कैश एक चोरी हो गई है, और अगर इसका एविडेंस है तो इसकी डिडक्शन लाओ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एविडेंस है, एविडेंस क्या होगा, FIR वगैरह कराई है। अब क्वेश्चन में तो कुछ नहीं लिखा, तो हम लोग यही मान के चलेंगे सब कुछ ठीक है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर 1.5 लाख विदाउट डिडक्टिंग TDS। नाउ हम मान के चलेंगे कि TDS काटना चाहिए था। अगर TDS काटना चाहिए था, एज्यूमिंग दैट ही इज लायबल टू डिडक्ट TDS, तो डिसअलाउंस क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली रेजिडेंट ही होगा, तो 70% क्या हो जाएगा डिसअलाउ। तो 1,50,000 रुपए की पेमेंट है, जिसका 70% डिसअलाउ हो जाएगा, 30% लाउ हो जाएगा, हाँ या ना। फिर क्वेश्चन में लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20%, 60,000, बट डेप्रिसिएशन परमिसेबल इज 15। हमें तो पता है प्लांट एंड मशीनरी पे होता ही 15 है। अब आपने 60 ले रखा है जो 20 के हिसाब से है, तो 5 के हिसाब से कितना होगा वो हटा दो, तो 5% एक्स्ट्रा है, तो ये हटा दो। कैसे हटाओगे, 60,000 20 का है तो 15 कितना है, तो 15 का 5 का कितना है, 15,000 रुपए। क्या मेरी बात समझे,
ये अमाउंट हटा देंगे, ये सब ऐड कर देंगे। फिर क्वेश्चन में लिखा है रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी विच इज क्लेम्ड एज डिडक्शन अर्लियर। तो आपने कभी कस्टम ड्यूटी की डिडक्शन क्लेम करी थी, आज रिकवरी हुई तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, यस और नो। अंडर द एक्ट पीजीबीपी तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में तो पहले लिखा हुआ है सब क्रेडिट डेबिट हो रखे हैं तो हमें कुछ नहीं करना। इसका मतलब है ये क्रेडिट हो रखा होगा तो हमें कुछ नहीं करना। बिजनेस इनकम आ गई 5,39,000। Sunil owns a commercial building in Kolkata which is acquired for 4 lakh during 1996-97. Its fair market value as on 1/4/2001 was 16 lakh. He sold it for 320 lakhs on 31st December 2022 when the stamp duty value was 360 lakh. He paid 3% of the sale consideration as brokerage. He acquired a residential building in Delhi. Now सबसे पहले तो ये एक प्रॉब्लम है कि ये बिल्डिंग बेच जो रहा है वो कमर्शियल है बट खरीद रहा है रेजिडेंशियल एग्जेम्पशन लेने के लिए। तो क्या ये सेक्शन 54 में बेनिफिट ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो सर कौन से सेक्शन में ले पाएगा? 54F में ले पाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी एसेट हो, कैपिटल एसेट 54F में पढ़ा था, बेचना जो है वो आपने कुछ भी बेचा हो अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। इसका मतलब है ये कमर्शियल है तो ये बेचने पर आप 54F में एलिजिबल हो। हाँ एलिजिबल है। तो आपने वो प्रॉपर्टी बेची और बदले में क्या खरीद ली? रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग खरीदने पर आपको सेक्शन 54F के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा, हाँ या ना? तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक दो क्वेश्चन के अंदर और भी बातें हैं। 320 लाख की प्रॉपर्टी बेची, आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दिया हुआ है 360 लाख और आपको पता है अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा वाली वैल्यू लेंगे, बट हमें चेक भी करना चाहिए कि कहीं 110% से कम तो नहीं। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू शैल बी टेकन एज कंसिडरेशन। क्यों? दैट सिंस इट एक्सीड्स 110% ऑफ कंसिडरेशन। तो मैंने जब कंसिडरेशन देखा हुआ है 320 लाख, तो 320 लाख का 110% किया तो 352 लाख आ रहा है, जो कि उससे भी ज्यादा है 360। तो इसलिए 360 को कंसिडर किया जाएगा। और इसका सेक्शन कौन सा होता है? 50C। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, आपके कुछ ट्रांसफर के खर्चे हैं, 3% ऑन सेल कंसिडरेशन। तो सेल कंसिडरेशन कितनी है भाई? सेल कंसिडरेशन कौन सी लेंगे? 320 लाख लेंगे या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे? 320 लाख लेंगे, उसी पे तो डीलर कमीशन मांगेगा। सो 9,60,000, 3% इसका निकाल लेंगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी दी है? 4 लाख। और 1/4/2001 से पहले खरीदा है 16 लाख का, फेयर मार्केट वैल्यू है 16 लाख। 1/4/2001 से पहले खरीदा था 4 लाख का। तो विच एवर इज हायर लेते हैं ना, 4 और 16 विच एवर इज हायर। तो इंडेक्सेशन कर देंगे। इंडेक्सेशन करने के लिए हमें 331 दी हुई है ईयर ऑफ ट्रांसफर की और डिवाइड बाय 100, ये भी हो गया। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो आ गई, कैपिटल गेन भी आ गया। अब क्या करना है? एग्जेम्पशन की बात करनी है। सो इसमें आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ग्रॉस LTCG मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। याद आया? तो आपको क्या करना है, जो नेट सेल कंसिडरेशन है वो कितनी है? 360 लाख माइनस 9,60,000। ठीक है, 3,60,000 माइनस 360 लाख माइनस 9,60,000 माइनस करके जो वैल्यू बचेगी उसमें से 120 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए, तो उस प्रपोर्शन में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो आपने वो प्रपोर्शन में एग्जेम्पशन क्लेम कर ली। आपको याद होगा ग्रॉस LTCG मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। और यहां पर नेट सेल कंसिडरेशन होगा इस वैल्यू को माइनस करने के बाद। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो आप लोगों ने क्या निकाला? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F निकाल लिया। ये माइनस करने के बाद आएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फोर्थ का बी देखते हैं अब। बोस हैज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2023। 10% 1 लाख टैक्स फ्री सिक्योरिटीज ऑफ एक्स लिमिटेड। मतलब भाई क्वेश्चन में ही लिख दिया गया है ये टैक्स फ्री सिक्योरिटीज है, तो क्या टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। और ये परचेज किया है तो इस पे तो कोई मतलब नहीं बनता, जब है ही टैक्स फ्री तो करना भी क्यों है? समझ गए ना बात? आगे आ जाओ। 1.5 लाख रुपए के आपने सिक्योरिटीज बेचे, 1.5 लाख रुपए के सिक्योरिटीज बेचे हैं और वाई लिमिटेड की सिक्योरिटीज है, 12% उसके ऊपर इंटरेस्ट है। बट क्या ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये ड्यू डेट से पहले सेल आउट कर दिए। जब सिक्योरिटीज ड्यू डेट से पहले सेल आउट कर दिए तो आपको इंटरेस्ट कहां से मिलेगा? इंटरेस्ट तो मिलेगा ही नहीं।
तो जिसके हाथ में सिक्योरिटीज जाती हैं उसी के हाथ में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो इसलिए ये इंटरेस्ट इसको टैक्सेबल नहीं होगा। ओके सर, सब पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आपका आंसर क्या रहेगा? निल रहेगा। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट का आंसर क्या रहेगा? निल रहेगा। ठीक है। इंटरेस्ट फ्रॉम, तो पहले वाला निल इसलिए क्योंकि वो टैक्स फ्री है, दूसरे वाला इसलिए क्योंकि वो इंटरेस्ट जो है उसमें कमाया नहीं है आपने अभी तक, क्योंकि इंटरेस्ट से पहले ही आपने क्या कर दिया? उसको बेच दिया। इंटरेस्ट फ्रॉम अनलिस्टेड बॉन्ड्स, नेट। नेट का मतलब क्या है? टीडीएस कटा होगा, और टीडीएस इंटरेस्ट वाले पे कितना कटता है? 10%। तो भाई हम इसको ग्रॉस अप करेंगे, क्योंकि हमें इनकम में दिखाना होता है तो उसको ग्रॉस अप करना होता है। 18,000 रुपए अगर 10% टीडीएस कटा होगा तो 90 के बराबर होगा ये 18,000 रुपए। यस, तो 90 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया हमारी ग्रॉस। इज दैट क्लियर एवरीवन? सिमिलरली नीचे एक और पॉइंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट फ्रॉम लिस्टेड बॉन्ड्स ऑफ बी लिमिटेड। ये भी नेट है। नेट का मतलब क्या है कि ये भी टीडीएस कटा हुआ अमाउंट है। तो 13,500 जो है वो 90% है, तो 100% कितना होगा? तो 13,500 को डिवाइड बाय 90 इंटू 100 करोगे तो 15,000 आ जाएगा। तो ये भी आ जाएगा 15,000। फिर आपको दिया फैमिली पेंशन 42,000। आपको याद होगा 42,000 फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल अंडर दैट अदर सोर्सेज, जिसमें से या तो आपको 15,000 तक की डिडक्शन मिलेगी या 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव। अब पेंशन रिसीव का 1/3, 42,000 का 1/3 करोगे तो ये आएगा आपके पास 14,000। 14,000 और 15,000 विच एवर इज लेस 14,000, तो 14,000 की डिडक्शन क्लेम कर लेंगे 42 में से। 28,000 टैक्सेबल होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर आपके पास दिया कैश गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स 50,000। अब देखो 50,000 तक के तो गिफ्ट ही एग्जेम्प्ट होते हैं, 50,000 से ज्यादा होगा तो ही तो टैक्सेबल होगा, तो ये तो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आगे, बैंक ने कमीशन चार्ज की 2% ऑन द इंटरेस्ट रियलाइज्ड। बैंक चार्ज्ड कमीशन, यहां पे लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए था बैंक चार्ज्ड कमीशन। ठीक है, ये लैंग्वेज में मिसिंग है, कोई बात नहीं। बैंक चार्ज्ड कमीशन एट द रेट ऑफ 2% इंटरेस्ट रियलाइज। तो जितना इंटरेस्ट हमें मिला होगा उसका 2% उसने कमीशन हमसे लिया होगा। तो ये हमारा एक्सपेंसेस है, जो कि अदर सोर्सेज में सेक्शन 57 में अगर हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कोई भी खर्चा आपने इनकम कमाने के लिए किया तो वो खर्चे की डिडक्शन मिल जाती है। तो यहां पर इस इंटरेस्ट के लिए जो जो खर्चा आपने किया वो है बैंक कमीशन। तो कहां कहां पे आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, रियलाइज हुआ, और वो है 10% वाला। तो 1 लाख के ऊपर 10%, 1 लाख के ऊपर 10% हो गया 10,000, प्लस 1.5 लाख रुपए पर 12%। देखो ये तो इंटरेस्ट मिला ही नहीं, तो इसलिए इंटरेस्ट बैंक में आया ही नहीं है। ये आ गया कितना? 20,000 रुपए। बोलो हाँ या ना? 18,000 तो नेट है, बट आया कितना होगा? 20,000 रुपए, प्लस ये इंटरेस्ट कितना है? ये इंटरेस्ट कितना है फ्रॉम लिस्टेड बॉन्ड्स ऑफ बी लिमिटेड? नेट 13,500। तो यहां पर 13,500 में से आना कितना था? 15,000। तो 15,000 ही इनकम है। तो मेरी इंटरेस्ट रियलाइज्ड 15 प्लस 20, 35,000 प्लस 10,000, 45,000, और इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा जो बैंक वाले कमीशन ले रहे हैं, वो कितना ले रहे हैं? 2%। तो ये आएगा 900 रुपए। तो 900 रुपए की मुझे डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 57। इज दैट क्लियर एवरीवन? और ये मेरी टोटल इनकम हो जाएगी, ये डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 57, मैं माइनस कर दूंगा और मेरी टोटल इनकम आ जाएगी अदर सोर्सेस की 62,100। इज दैट क्लियर एवरीवन? एक दो बातें और क्वेश्चन में मिसिंग है, बट चलो कोई बात नहीं, जो मिसिंग है हम लोगों को जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी हमने वैसे ही कर दिया। ठीक है, ज्यादा क्लैरिटी तब मिलेगी, अब इंस्टीट्यूट आंसर देगा तब पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हुई है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है। ठीक है, आगे देखेंगे और भी एक दो क्वेश्चन है जिसमें गड़बड़ दिखी मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, पांड्या सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पीडीएफ चाहिए अगर आपको तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, पांड्या सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर 22-23। तो ये आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन दी है, आपको टोटल इनकम निकालनी है सेट ऑफ करने के बाद। तो ठीक है, कर देते हैं। तो मैंने ये सारा सॉल्व कर ही दिया यहां पर, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना मैंने कहा आप लोगों का, तो इसलिए सीधा सीधा आपके लिए सॉल्व करके दे दिया। आप बताओ, हाउस प्रॉपर्टी इनकम दी हुई है 60,000 रुपए, लेट आउट प्रॉपर्टी, यस, और लॉस भी दिया 2,80,000 का, तो ये तो आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, बोलो। और कितने का लॉस रह गया? 220 का। आपके पास प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल ट्रेड दिया हुआ है 3.5 लाख, और लॉस फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रेडिंग दी हुई है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या हो गई? स्पेक्यूलेशन।
तो ये स्पेकुलेशन लॉस हो गया। स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है, वरना कैरी फॉरवर्ड, तो इसको तो कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। ये देखो क्यों, क्योंकि स्पेकुलेशन में और कुछ दिया ही नहीं हुआ। अब रह गया हाउस प्रॉपर्टी लॉस, तो वो तो 2,20,000 बची हुई है। आगे क्वेश्चन में दिया प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल बिजनेस, तो पीजीबीपी का रिटेल बिजनेस यहां पे लिख दिया मैंने 3.5 लाख। इसके अलावा स्पेकुलेटिव वाला तो भेज दिया बाहर। पुराना कोई होलसेल बिजनेस था जो क्विट करने के बाद आपका 50,000 का लॉस बनता था, जिसको आप कैरी फॉरवर्ड करते करते लेके आए हो, तो 50,000 का जो वो वाला बिजनेस सेट लॉस था वो अपने एडजस्ट कर दिया, बच गया पीजीबीपी में कितना, 3 लाख रुपए। आगे आ जाओ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 75,000 और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 125। याद है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ विद शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो मैं एडजस्ट कर दूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ, और मेरे पास अभी भी 50,000 बच गया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और आपको पता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं इसको कैरी फॉरवर्ड ही करूंगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, हाँ या ना। इसके अलावा मेरे पास और क्या बच गया, देखो अब मेरे पास, मैं इंट्रा हेड करके देख लिया, अब मेरे को चेक करना है इंटर हेड तो नहीं कहीं कुछ करना पड़ रहा, इंटर हेड। हाँ जी, चलो इधर देखते हैं बाकी का हमारा क्या रह गया यहां पर 3.5 लाख रुपए का, उसमें से मैंने 2 लाख रुपए का हाउस प्रॉपर्टी लॉस, जो क्योंकि 2 लाख इसलिए क्योंकि मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा मैं सेट ऑफ कर ही नहीं सकता, हाँ या ना। तो 2 लाख मैंने सेट ऑफ कर दिया, मेरे पास आ गया 1 लाख रुपए, ये आ गया मेरा आंसर। इज दैट क्लियर एवरीवन? ग्रॉस टोटल इनकम 1 लाख। तो क्वेश्चन ने ये भी पूछा था कि सेट कौन कौन से लॉसेस बच गए जो कैरी फॉरवर्ड किए, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 20,000 बच गया, 280 में से 60,000 तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम में से एडजस्ट कर दिया था, जो 220 है 220 में से 2 लाख रुपए बिजनेस के साथ एडजस्ट कर दिया, तो 20,000 बच गया। और बिजनेस में इनकम 1 लाख बच गई, और कैपिटल गेन में तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये है आपका आंसर। दास एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी उम्र 62 ईयर्स है, और उसकी कुछ इनकम इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। अब इस क्वेश्चन में ना 2 गलतियां हैं, जिसके अंदर मुझे डाउट है कि अमाउंट गलत है, फिगर ही गलत है, तो मैं सॉल्व तो कर रहा हूं और दोनों ऑल्टरनेटिव मीन बता रहा हूं कि इसके अंदर अगर ऐसा होगा तो क्या होगा और वैसा होगा तो क्या होगा। ठीक है, 5 का बी। सैलरी इनकम 4 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम दिया हुआ 75, बिजनेस लॉस दिया 1,50,000। देखो कॉमर्स जिस तरीके से लगाए ऐसा लग रहा है 1,50,000 ही है, तो 1,50,000 ही मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। और वैसे आपको क्या करना चाहिए, वैसे ना 1,50,000 नहीं मानना चाहिए। जब क्वेश्चन में ऐसा दिया हो ना, ऐसे गलती हो जाए और कोई भी आपको करेक्शन बताने के लिए नहीं आया, तो आप इसको 15,000 ही मानना, 15,000 ही मानना। मैंने दोनों तरीके से आंसर निकाल के देख लिया, ठीक है। तो बिजनेस लॉस मैंने वैसे 1 करके दिखा दिया है, मैंने यहां पे ये असम्पशन लिया कि ये 1.5 लाख रुपए है। ये देखो मैंने 2 करेक्शंस किए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। बिजनेस लॉस को मैंने 1.5 लाख माना है, और यहां पर ना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी 1500 पेड इन कैश मुझे बहुत ही कम लग रहा था, तो मैंने उसको 15,000 कर दिया। हालांकि इसको भी मैं इग्नोर कर सकता था पॉइंट को, बट मैंने 15,000 कर दिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने असम्पशन ले ली है। आप लोग जितना दिया हो 0 उतना ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर 1500 ही मैंने लेकर और 15,000 का बिजनेस लॉस लेकर की भी किया है क्वेश्चन, और उसका आंसर ये है, मैंने वो भी करके दिखा दिया। आप लोग भी चेक कर सकते हो अपना आंसर, ठीक है। अब सैलरी इनकम आपको 4 लाख रुपए है, अगर मैं बिजनेस लॉस 1.5 लाख रुपए मानूं तो 75,000 तो हाउस प्रॉपर्टी में से एडजस्ट कर दिया, यह वाला एडजस्टमेंट हो गई, और बाकी के बचे हुए 75,000 वो मैंने अदर सोर्सेज की इनकम, डिविडेंड इनकम में से हटा दिए, एडजस्ट कर दिए। डिविडेंड इनकम भी 0 हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी 0 हो गई। रह क्या गया, हॉर्स रेसेस 28,000 की इनकम वो अदर सोर्सेज में ऐड हो गई, और सैलरी इनकम 4 लाख रुपए। तो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई, 4,28,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देखो, क्वेश्चन में लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन ओन लाइफ ATC। मैंने एक एजम्पशन ले लिया, देखो कोई दिक्कत नहीं है यार, हमें क्वेश्चन समझना है। अगर फिगर वैसे तो देखो गलत दी हुई है, यहां पे गलती है, बट मैंने एजम्पशन लेनी है। आपने कल को सर इंस्टीट्यूट ने तो ये मान लिया वो मान लिया, छोड़ो ना उसको, जो भी माना, हमें समझना है ना, लॉजिक समझना है ना। कैश पे करने से कुछ नहीं होता, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में कैश पे करने में कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल इंश्योरेंस में कैश पे नहीं करना, लाइफ इंश्योरेंस में कैश पे कर सकते हो। अब लाइफ इंश्योरेंस में उसने 15,000 रुपए, मैंने 15,000 माना ना इसको, तो 15,000 रुपए कैश में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है 15,000 रुपए। बट क्योंकि पॉलिसी 1/4/12 के बाद की है, तो मैक्सिमम प्रीमियम की रिडक्शन 10% मिल सकती है, तो 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपए, तो यहां 10,000 मैंने क्लेम कर लिया। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें तो वो है ऑन हेल्थ ऑफ स्पाउस 30,000 पेड बाय चेक,
तो उस प्रीमियम की डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगी। देखो इसकी एज क्या है, 62 ईयर्स, तो 62 ईयर्स है और क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि स्पाउस की एज क्या है। हम मान के चलेंगे कि स्पाउस की एज भी 60 ईयर्स ही है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं। तो यहां पर 30,000 की मिल जाएगी पूरी, क्योंकि 50,000 रुपए तक सीनियर सिटीजन के लिए अलाउड होता है। कितना? 50,000। अब देखो मैं ये कह सकता हूं, एक क्वेश्चन में मिस्टेक है कि स्पाउस की एज तो दी नहीं हुई सर, कोई बात नहीं, स्पाउस की एज नहीं दी, हम लोग मान के चल रहे हैं कि 62 ही है, क्योंकि दास की दी हुई है ना, तो वही लेके चल दी। अब बता दो, यहां पर एक 10,000 और 30,000 टोटल माइनस करके आ गया 388। अब देखो जिन बच्चों ने दूसरे तरीके से आंसर निकाला उसमें क्या किया होगा, उन्होंने बिजनेस लॉस 15,000 लिया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 1500 लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी करेंगे तो आंसर 5,31,500 आ रहा है। आप लोग चेक कर सकते हो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। 6th का ए, डिस्कस एनी 7 डिफरेंसेस बिटवीन डीटी एंड आईडीटी। बहुत ही सिंपल है ना, तो ये तो हो ही जाएगा डीटी और आईडीटी का डिफरेंस। 7 स्टेट टैक्सेस विच आर सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। लो 8 टैक्सेस हैं, 7 बताने हैं आपको, बताओ कौन कौन से बताओगे? परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, है ना, और क्या बोलोगे? स्टेट सरचार्ज एंड सेस, वैट बोल सकते हो, है ना, और परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स। तो ये सब इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो टोटल कितने टैक्सेस हैं? 8 हैं। 8 में से 7 पॉइंट लिखने हैं, तो आप कोई भी 7 लिख सकते हो। और डीटी आईडीटी का डिफरेंस अगर हम बात करें, वही बर्डन शिफ्टिंग नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव, वो पार्शियली रिग्रेसिव, डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी मैनेज करता है, वो सीबीआईसी मैनेज करता है। तो ऐसी कुछ बातें हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई हैं और आप लोगों को पता ही है वैसे, इतने तो आप लोग पहला कंटेंट ही टीचर ये पढ़ाता है कि डीटी और आईडीटी में क्या डिफरेंस होता है। मिस्टर राव ऑफ तेलंगाना प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर अ फाइनेंशियल ईयर 2021-22। You are required to find out the aggregate turnover for the purpose of eligibility of composition scheme. Determine whether he is eligible for composition scheme or not for the financial year 22-23. आपको ये भी बताना है कि वो composition scheme के लिए एलिजिबल है या नहीं। देखो 2021-22 की टर्नओवर दी हुई है, ये इंफॉर्मेशन आपको 2021-22 की दिखी है, देखो। और हमेशा कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर मुझे इस साल कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए तो मुझे देखना होगा मेरा पिछले साल मेरा टर्नओवर क्या था। 1.5 करोड़ रुपए तक, तेलंगाना के लिए भी 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ रुपए तक रहता है तो कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगा। तो आओ जरा देखते हैं क्या क्या आएगा इसके अंदर। इंटरस्टेट सप्लाई आएगा, बिल्कुल आएगा। इंट्रास्टेट सप्लाई आएगा, बिल्कुल आएगा। एग्जेम्प्ट सप्लाईज आएगा, वो भी आएगा, बिल्कुल आएगा। याद है फॉर्मूला? एग्रीगेट सप्लाईज इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एक्सपोर्ट्स, इंटरस्टेट सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, है ना, और टैक्सेबल सप्लाईज हो गई, जिसके अंदर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस ये ऐड नहीं करते। और क्या ऐड नहीं करते? वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच रिवर्स चार्जेस एप्लीकेबल, वो ऐड नहीं करते, है ना। तो आपने चेक किया, यहां पर मैंने इंट्रास्टेट सप्लाई ऐड कर दिया 30 लाख, इंट्रास्टेट सप्लाई ऐड कर दिया 70 लाख, एग्जेम्प्ट सप्लाई ऐड किया 25 लाख और एक्सपोर्ट्स ऐड किया 20 लाख। टोटल कितना हुआ? 1 करोड़ 45 लाख, जो कि 1.5 करोड़ से कम है। तो यस, मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता हूं, यस मैं कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता हूं, यस ही इज एलिजिबल। बट अगले साल आप इंटरस्टेट काम नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरस्टेट काम नहीं कर सकते, कॉम्पोजिशन वाले इंटरस्टेट काम नहीं कर सकते। अगर आप नेक्स्ट ईयर इंटरस्टेट करोगे तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर कर दिए जाओगे। बट अभी फिलहाल अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं एलिजिबल हूं या नहीं, तो पिछले साल में मैंने जो किया वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। एग्रीगेट टर्नओवर चेक की 1.5 करोड़ से कम बन रही है, तो यस मिल जाएगा कॉम्पोजिशन स्कीम, हाँ या ना। कन्ना लिमिटेड हैदराबाद एक रजिस्टर्ड सप्लायर। अच्छा, इसके अंदर ना 1-2 पॉइंट और है, मैं डिस्कस करना ही भूल गया। कहीं बच्चों को कंफ्यूजन हो रही हो कि एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ द सर्विसेज बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको पता है एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये सप्लाई एग्जेम्प्ट है, बट फिर भी इसको इंक्लूड नहीं करते एग्रीगेट टर्नओवर में। गवर्नमेंट इसको इंकरेज करता है कि आप ऐसा काम करो, लोन एडवांसेस जो देते हो ना लोगों को, वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 लाख रुपए नहीं आएंगे इसके अंदर, क्या मेरी बात समझे। और इसके अंदर इनवर्ट सप्लाई ऑन विच रिवर्स चार्जेस एप्लीकेबल, वो भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए नहीं लिए दोनों। क्लियर? आगे आ जाओ। Kanna Limited Hyderabad, a registered supplier, provides the following details of taxable interstate supplies for the month of December.
ठीक है, आपको दिया हुए हैं कुछ प्राइजेस, 10 लाख रुपए का लिस्ट प्राइस दिया है जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, क्या एडजस्ट ऑलरेडी किए हुए हैं, क्या एडजस्ट नहीं किया। तो बहुत सिंपल है, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट ये एडजस्ट किया हुआ है, मतलब माइनस किया होगा, कुछ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट से सब्सिडी अलाउड है, नॉन गवर्नमेंट वाली सब्सिडी ऐड कर देंगे, माइनस कर दिया होगा, डिस्काउंट माइनस कर दिया होगा तो करे रहने दो, डिस्काउंट तो माइनस वैसे भी करना ही है, हाँ या ना, ये रहा इसका आंसर। सो लिस्ट प्राइस 10 लाख, सब्सिडी फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट 50,000 ऐड कर देंगे, और डिस्काउंट का कुछ नहीं करेंगे क्योंकि डिस्काउंट तो माइनस ही करना था, और वो माइनस ही किया होगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा आइटम्स आर एडजस्टेड, आइटम नॉट एडजस्टेड मतलब लोकल टैक्सेस ऐड नहीं किए तो कर देते हैं, करेंगे, टैक्सेस अदर देन जीएसटी सब आते हैं, पैकिंग चार्जेस, इंसिडेंटल खर्चे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ये भी आएगा, मान के चलेंगे कि इंटरेस्ट में ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी अमाउंट है इंटरेस्ट, इसलिए 15,000 रुपए ऐड किया और टोटल करेंगे तो 11,20,000 ये हमारी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये तो आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये लो और भी आसान आया, नेट जीएसटी पेबल बताओ भाई साहब का, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको भी। बच्चे पूछते हैं सर इसको शो कैसे करना होता है प्रेजेंटेशन में, तो वो भी मैंने करके दिखा दिया है। आप लोग आईटीसी बनाओ सबसे पहले, आईटीसी क्या है, सीजीएसटी का आईटीसी कितना है 0, एसजीएसटी का है 1,000 और आईजीएसटी का 37,000। फिर मैंने पेबल लिख दिए आउटपुट टैक्स में 2,000, 15,000 और 24,000, यही है ना। अब हमें सबसे पहले याद रखना है आईजीएसटी का क्रेडिट, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी सबके साथ एडजस्ट हो सकता है, बट आईजीएसटी क्रेडिट आईजीएसटी के साथ एडजस्ट होने के बाद वो किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है, इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रोपोर्शन। सीजीएसटी का सीजीएसटी के साथ, फिर आईजीएसटी के साथ, एसजीएसटी का एसजीएसटी के साथ, फिर आईजीएसटी के साथ, यूटीजीएसटी का यूटीजीएसटी के साथ, फिर आईजीएसटी के साथ, हाँ या ना। इसके अलावा जो आईजीएसटी का क्रेडिट होता है दैट शुड बी एग्जॉस्टेड मैंडेटरली, याद है कानून जहां पे बोला गया था आईजीएसटी क्रेडिट सबसे पहले खत्म करना होता है, वो सबसे पहले खत्म करना है। तो आईजीएसटी क्रेडिट मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं वो एडजस्ट करूंगा सबसे पहले, तो इसलिए 37 में से 24 तो आईजीएसटी का ही अमाउंट हटा दिया, फिर इसके बाद 15,000 एसजीएसटी था और ये 2,000 रुपए। देखो मेरे दिमाग में क्या आ रहा था कि अगर मैं सारे के सारे जो 13,000 रुपए हैं वो इसमें से एडजस्ट कर दूं, इसमें से, अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर 13,000 रुपए रह गए वो इसमें से कर देते पूरा का पूरा एसजीएसटी में से, तो दिक्कत पता है क्या होती, दिक्कत ये होती कि मेरे पास एसजीएसटी पेबल 1,000 रुपए बच जाता और दूसरी तरफ मेरे पास सीजीएसटी का क्रेडिट बच जाता 2,000 रुपए, और आपको पता है मैं सीजीएसटी का क्रेडिट पे नहीं कर पाऊंगा, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, वो पड़ा रह जाता मेरे पास, एडजस्ट कर नहीं पाऊंगा क्योंकि सीजीएसटी क्रेडिट कैन बी सेट ऑफ विद सीजीएसटी या फिर आईजीएसटी, एसजीएसटी के साथ तो कर नहीं सकते, वो दिक्कत हो जाती। अब यहां पर अभी जो मेरी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे पास 17,000 का मैंने जो बचे हुए 13,000 था उसका फुल यूटिलाइज किया, 2,000 इधर एडजस्ट कर दिए और 11,000 इधर एडजस्ट कर दिए, ये हो गया नील इस हिसाब से, और मेरा कोई पेबल भी नहीं बचेगा यहाँ पे फिर। और यहाँ पर मेरे के पूरे 11,000 एडजस्ट करने के बाद अभी भी 4 है, 4 में से 1,000 रुपए गए, 3,000 रुपए बच गए, तो मेरे पास यहाँ पे एसजीएसटी पेबल कितना बचा 3,000, सीजीएसटी नील हो गया, आईजीएसटी नील हो गया। अगर आपके दिमाग में वो दूसरी वाली बात थी तो वो भी आप करके देखोगे कि 13,000 पूरा का पूरा इसमें से एडजस्ट कर देते तो यहाँ पे 13 वो और 1 ये एसजीएसटी वाला एडजस्ट करते तो यहाँ पे 1,000 रुपए का क्या बच जाता पेबल एसजीएसटी का, और 2,000 रुपए सीजीएसटी का पेबल। क्या मेरी बात समझे? हालांकि वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, बट देखो सिस्टम यही कहता है कि सबसे पहले सीजीएसटी का आईजीएसटी का क्रेडिट आप एडजस्ट करते हो तो आपको यह देखना है कि आपको मिनिमम से मिनिमम पेबल हो, मिनिमम से मिनिमम पेबल हो, आपको पेबल ज्यादा ना बच जाए कहीं। वैसे आंसर इसमें 2-3 ऑप्शन से आ सकते थे, ठीक है। आगे आंसर 3,000 सबका आ रहा है आंसर, ओके। 8 का बी, 8 का बी जो क्वेश्चन है ना वो कस्टम ड्यूटी पे आया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया, इंपोर्टेड मशीनरी $20,000 की, ठीक है, और उसके अंदर एक्सपेंसेस अप टू द प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन, मतलब वहीं पर $200 आएगा, नहीं आएगा, आएगा, तो मैंने एफओबी वैल्यू लिख दी है 20,200, $20,200 है, इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो इंडियन रुपीज में दिया हुआ है रेट, दिया हुआ 78 रुपीज, बैंक रेट नहीं लेते हैं, कौन सा रेट लेते हैं, सीबीआईसी वाला रेट, तो 78 का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया मेरा रुपीज में। डिजाइनिंग चार्जेस दिए हुए हैं, डिजाइनिंग चार्जेस इंडिया में है तो इंडिया में इंकर किए हुए खर्चे ऐड नहीं करेंगे। बाइंग कमीशन भी ऐड नहीं की जाती। मटेरियल सप्लाइड बाय बायर फ्री ऑफ कॉस्ट, बायर ने फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल सप्लाई कर दिया, 2 लाख रुपए, ये ऐड होगा, तो ये हो गया मेरा एफओबी एज पर कस्टम्स। अब इसके ऊपर मुझे इंश्योरेंस ऐड करना है क्योंकि क्वेश्चन में इंश्योरेंस नहीं दिया, और ऐसे कैसे हो सकता है कि इंश्योरेंस ना हो। सो 1.125% ऑफ एफओबी, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो 1.125% ऑफ एफओबी,
और फ्रेट के लिए क्वेश्चन साइलेंट होता है 20% ऑफ एफओबी, तो 20% ऑफ एफओबी वो आ गया, असेसेबल वैल्यू आ गया ये, और राउंड ऑफ करके बाद आ रहा है 21,50,700 रुपए। अब मुझे इसके ऊपर ड्यूटी निकालनी है। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% निकाल दिया, और क्वेश्चन में दिया है सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी दिया हुआ है 10%, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी निकालेंगे और सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो है वो इस पर्टिकुलर टैक्स पे लगेगा, तो 2,15,070 रुपए पर 10%, 21,507, और हमारी टोटल आ गया ये, जिसपे आईजीएसटी जो लगेगा वो पूरी वैल्यू पे लगता है इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटी, तो ये पूरी वैल्यू पे लग जाएगा। आईजीएसटी 18% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये मैंने ऐड कर दिया, टोटल ऐड कर दिया, ये मेरी आ गई टोटल ड्यूटी पेबल। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये है पेपर, मैं कहूंगा पेपर बहुत ही लेस लेवल है, कोई ऐसा कोई खासियत इसके अंदर मुझे कुछ दिख नहीं रही। एक दो जगह पे मिस्टेक्स बहुत हैं, हाँ मिस्टेक्स हैं 2-3 जगह पे इनफैक्ट, तो जहां जहां मिस्टेक्स हैं मैं उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। इंस्टीट्यूट को मिस्टेक्स रेक्टिफाई करनी है, और मेरे को नहीं लगता वो मिस्टेक के लिए कुछ अलग से कुछ निकालने वाले हैं, बट वो सीधा सॉल्यूशन दे देंगे, उसी में आप मिस्टेक अपने आप ढूंढ लेना क्या मिस्टेक हुई थी, ठीक है। और दैट्स इट। तो ये है वो MTP 1, जब MTP 2 आएगा तो वो भी लाएंगे, बट फटाफट फैला दो इस वीडियो को और सारे बच्चों को ये सॉल्यूशन दे दो। टेलीग्राम चैनल पे जाके इस PDF का डिस्क्रिप्शन पे इस PDF को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।